हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। साथियों, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के एमकॉम के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आपका थर्ड एग्ज़ाम है फाइनल ईयर एग्ज़ाम में, इनकम टैक्स लॉ अकाउंट्स एंड प्लानिंग। तो साथियों, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम वन बाय वन आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपना अंतिम समय पर तैयारी कर सकते हैं। तो आयकर विधान एवं लेखे की तैयारी करने के लिए आपको जो आप अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो आपने बी कॉम में ये सब पढ़ा हुआ है और एक बार आपको इसका क्या करना है, केवल रिवीजन करना है। रिवीजन करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ चीज़ों को रिकॉल करना है अपनी मेमोरी में, फिर से एक बार दोहराना है रिवीजन के तौर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि सिलेबस ज़्यादा कुछ बदला हुआ है नहीं, और ये इनकम टैक्स का सिलेबस जो बीकॉम में था वही यहाँ पर भी है। तो देखिए, इसमें जो यूनिट है वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पर जो यूनिट आपको लिए लिखी है तो यही आपको अब लास्ट समय पर तैयार करनी है, क्योंकि यहाँ पर भी न्यूमेरिकल आपको देखने के लिए मिलते हैं और इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल फाइनेंशियल कॉरपोरेट जैसे न्यूमेरिकल नहीं होते हैं। ये न्यूमेरिकल सभी कुछ ना कुछ एक्ट पर, किसी न किसी सेक्शन पर बेस्ड होती हैं और उनके रूल रेगुलेशन अब आपको याद रखना बहुत हार्ड हो जाएगा। इसलिए हमें थ्योरी की तैयारी कर लेनी है। पहले नंबर पर जैसे इंट्रोडक्शन है, तो मैं आपको बताऊं साथियों, जब हमने इस चैनल की शुरुआत की थी कॉमर्स की दुनिया की, तब हमने सबसे पहले जो वीडियोस अपलोड की थी अपने चैनल पर वो इनकम टैक्स ही हमारा विषय था। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दूंगा उस प्लेलिस्ट का, और वहाँ से आपको ये सारी वीडियोस देख करके अपनी तैयारी बढ़िया करके कर लेनी है। लगभग 1 घंटे के अंदर आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। तो इंट्रोडक्शन जैसे आयकर का जो, अगर आप परिचय समझें तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, आय और कर। तो जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, आय पर लगने वाला कर ही आयकर कहलाता है। आयकर की जो प्रकृति होती है वो प्रत्यक्ष कर की जैसी होती है। क्यों? क्योंकि ये उसी व्यक्ति पर लगता है जिस व्यक्ति की आय एक सीमा जो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा सीबीडीटी द्वारा निर्धारित की जाती है, उससे अधिक होने पर उसी व्यक्ति पर टैक्स लगाया जाता है। इसलिए ये प्रत्यक्ष कर की सूची में शामिल होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए, वैसे शॉर्ट क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन इसमें आपको डिटेल करना होगा कि आयकर सीबीडीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स द्वारा लगाए जाने वाला एक प्रत्यक्ष कर है, जो एक व्यक्ति की एक निर्धारित सीमा से अधिक आय कमाने पर कर लगाया जाता है। ठीक है जी, आपको आगे बताता हूँ। आयकर एक ऐसे व्यक्ति, इंडिविजुअल, हिंदू, अविभाजित परिवार या जिसकी गत वर्ष की कुल आय कर मुक्त आय की अधिकतम सीमा से अधिक होने पर आधिक्य पर लगाया जाता है। ठीक है, आयकर की जो विशेषताएं हैं वो भी मैंने आपको इसी के अनुसार बता दी। आयकर एक प्रत्यक्ष कर होता है, ये एक केंद्रीय कर होता है। आयकर गत वर्ष की शुद्ध कर आय जो कर योग्य आय होती है उस पर लगाया जाता है। इसमें कर मुक्त सीमा भी दी गई होती है कि ये नहीं कि सभी व्यक्तियों पर कर लगेगा, एक लिमिट है, यानी 2.5 लाख रुपए अभी वर्तमान में लिमिट चल रही है। तो सब कुछ छूट छाट प्रावधान करने के बाद, ये लंबा प्रोसेस है, 2.5 लाख रुपए यदि किसी व्यक्ति कर योग्य आय है तो उसे छूट है, उसको टैक्स नहीं देना होता है। आयकर प्रत्येक करदाता द्वारा देय होता है। ठीक, कंपनियों पर लगने वाले आयकर को निगम कर यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स कहते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको समझनी है। आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष में प्रचलित दरों के आधार पर की जाती है। सीबीडीटी हर वर्ष या फिर कुछ समय के अनुसार वित्त मंत्रालय द्वारा जो है इसमें चेंजेस किए जाते हैं, और इसमें जो दर दी गई है कि 2.5 लाख से ऊपर आपको 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7 लाख तक 10%, मतलब कुछ ऐसी सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं जिसमें टैक्स देना होता है। ठीक, आयकर की गणना कर निर्धारण वर्ष में प्रचलित दरों के आधार पर किया जाता है। आयकर का भुगतान चालू कर निर्धारण वर्ष में किया जाता है। एक क्वेश्चन और है कि भाई, आयकर में जो एक कर निर्धारण वर्ष होता है और एक होता है गत वर्ष, तो प्रत्येक गत वर्ष का जो टैक्स होगा वो कर निर्धारण वर्ष में लिया जाता है। जैसे अभी हम समझे, ये हमें दो कॉन्सेप्ट हैं, इनको अच्छे से समझना है कि गत वर्ष क्या होता है और कर निर्धारण वर्ष क्या होता है। तो गत वर्ष को इंग्लिश में बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और कर निर्धारण वर्ष को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो हमारा जो गत वर्ष है यानी जो पिछला साल है वो 1 अप्रैल
2023 से 31 मार्च 2024 हमारा गत वर्ष यानी कि हमारा प्रीवियस ईयर होगा। लेकिन जो 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 है उसका टैक्स कब जाएगा, वो जाएगा अब, यानी 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 में। तो 1 अप्रैल 2023 से 24 की जो अवधि हुई वो तो हो गई आपकी प्रीवियस ईयर, और जो हमारा टैक्स जाएगा 23-24 का वो जाएगा 24-25 में। 24-25 क्या होगा हमारा असेसमेंट ईयर। कंफ्यूज होना नहीं है, इस पर भी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में है कि गत वर्ष क्या होता है प्रीवियस, मतलब मोटी मोटी छोटी छोटी हर वीडियो उस प्लेलिस्ट में आपके लिए दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है टैक्स लायबिलिटी अकॉर्डिंग टू रेजिडेंशियल बेसिस, यानी कि एक निवासी स्थिति कर अधिनियम के अंतर्गत, आयकर अधिनियम के अंतर्गत एक निवासी स्थिति से रिलेटेड टॉपिक है, जिसमें कुछ नियम और शर्तें दी गई हैं, जिनको पूरा करने पर एक व्यक्ति यह डिसाइड करता है उसको किस तरह का करदाता भारत में शामिल किया जाए। देखिए, करदाता होना, भारत का नागरिक होना, दोनों में बहुत अंतर है। भारत में करदाता कोई भी व्यक्ति हो सकता है, जो भी व्यक्ति भारत से इनकम जनरेट करेगा उसे यहाँ टैक्स देना पड़ेगा, चाहे वो भारत का निवासी हो या नहीं हो, या फिर भारत का जो है एनआरआई के रूप में भी। ठीक, तो ये तीन चीज डिसाइड होती हैं कैसे, उनके रेजिडेंशियल बेसिस पर, निवासी स्थिति पर। तो निवासी स्थिति से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपका उस प्ले लिस्ट के अंतर्गत है, इसलिए मैं इस वीडियो को लंबा नहीं कर सकता हूँ और आपको सभी कुछ जो है इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर आप उन वीडियोस को देख लेंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर लेंगे। देखिए, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ लिख दिए हैं, जैसे आयकर से आप क्या समझते हैं, जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन भी कर दिया है थोड़ा सा। कृषि आय किसे कहते हैं, आवश्यक लक्षण एवं दशाएं बताइए। कृषि आय एग्रीकल्चरल इनकम को कहते हैं। जमीन पर उगने वाली प्रत्येक कृषि उपज को बेचने से प्राप्त आय कृषि आय नहीं होती है। ये बात समझ लीजिए कि आपने जमीन पर कुछ भी उगा दिया और उसको आप बेच करके जो भी आय अर्न करेंगे उसे कृषि आय कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई कुछ ऐसी चीजें भी हम आप उगा सकते हैं जो कॉमर्शियल पर्पस के तौर पर देखी जाती हैं। कृषि आय के अंतर्गत कौन सी चीजें शामिल की जाती हैं, ये बात आपको समझ में आना जरूरी है। कृषि आय में 3 तरह से आय को कैटेगराइज किया गया। पहले, भूमि से प्राप्त किराया अथवा लगान। यदि आप कोई ऐसी भूमि जो कृषि से रिलेटेड है उससे किराया प्राप्त कर रहे हैं या लगान ले रहे हैं तो वो आपकी कृषि आय मानी जाएगी। दूसरी, भूमि से आय कृषि क्रिया करने से प्राप्त हुई हो, यानी अगर आपने अपनी भूमि पर कृषि क्रिया करके फसल उगाई, फसल उगा करके उसे बेचा, बेचने के बाद जो पैसा आपको मिला वो कृषि आय कहलाएगी। इसके बाद कुछ शर्तों के अंतर्गत कृषि भवन से आय। ठीक, भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। यदि भारत में अगर भूमि नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं अमेरिका में कृषि आय करता हूँ, तो भाई आपकी अमेरिका की कृषि आय को कृषि आय नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप अमेरिका गए हैं कॉमर्शियल पर्पज से। वहाँ आप चाहे टमाटर उगाओ, आलू उगाओ, कुछ भी उगाओ, आपको वो कृषि आय में शामिल नहीं की जाएगी, आपको टैक्स देना होगा। भूमि का प्रयोग कृषि के कार्यों में होना चाहिए, ना कि अन्य कार्यों में। आप कह रहे हो मैं जमीन में अफीम उगाऊंगा, भाई अफीम कैसे उगा लोगे, वो तो एक इलीगल कार्य है। ठीक, कृषि भूमि का भारत में होना और कृषि क्रियाओं का होना, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और कृषि आय के आवश्यक लक्षण कौन कौन से हैं? कृषि आय प्रत्येक रूप से भूमि से प्राप्त होनी चाहिए, भूमि भारत में स्थित होनी चाहिए, भूमि खेती के रूप में प्रयोग होनी चाहिए। ठीक है, भूमि में हित होना चाहिए और भूमि के साथ मात्र कुछ संबंध होना ही कृषि आय के लिए पर्याप्त नहीं है। सपोज कीजिए आपने अपना जो है जमीन छोटे छोटे किसानों को दे दी और वहां पर फसल जो है खड़ी खड़ी फसल जो है बेच दी, उसको आप कृषि आय नहीं कह सकते, क्योंकि कृषि आय के लिए आपको पूरा जो प्रोसेस होता है, सिंचाई, निराई, गुड़ाई, ये सारी चीजें करते हैं यदि आप, तभी आपकी आय को कृषि आय माना जाएगा। कृषि आय के प्रकार: कृषि से प्राप्त किराया या लगान, कृषि भूमि पर खेती करने से प्राप्त आय, कृषि उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से आय। अब हम अगर बात करें गैर कृषि आय की, क्वेश्चन में पूरा लिखना पड़ेगा कि कौन सी आय कृषि आय है, कौन सी आय गैर कृषि आय है। तो गैर कृषि आय के बारे में सुन लीजिए। कृषि भूमि के पिछले बकाया किराए पर प्राप्त ब्याज, अगर उस पर ब्याज मिला है आपको, जो पिछला किराया का बकाया था, तो उस ब्याज को आप कृषि आय में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ब्याज एक अदर इनकम के रूप में जाएगा।
मुर्गी पालन से आए। आप कह रहे हो भाई मैं तो जमीन पर मुर्गी पालन कर रहा हूँ, ये मुर्गी पालन तो मेरा कृषि आय हो गया, नहीं जी। मछली पालन से आए, नहीं। खानों की रॉयल्टी से आए, नहीं। मक्खन और पनीर की बिक्री से आए, नहीं। ये डेयरी प्रोडक्ट हो गए और डेयरी प्रोडक्ट को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। समुद्री जल से भूमि में पानी भरकर नमक उगाने से आए, ये भी नहीं आएगी इसमें। साहूकार या महाजन द्वारा कृषि उपज के रूप में प्राप्त ब्याज, ये भी नहीं आएगा। कृषि भूमि को जल की पूर्ति करने के लिए मूल्य के बदले में प्राप्त कृषि उपज की बिक्री से आए, ये भी नहीं आएगी। बाजार मेलों या प्रदर्शनियों से होने वाली आय, ये भी नहीं आएगी। पत्थर की खानों से प्राप्त होने वाली आय, ये भी नहीं आएगी। कृषि फार्म के प्रबंधक के रूप में प्राप्त होने वाला पारिश्रमिक, यानी आप कह दो मैं मैनेजर हूँ फार्म हाउस का और मेरी जो इनकम है वो एग्रीकल्चरल इनकम है, बिल्कुल नहीं। आप तो एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हो, आपकी सैलरी बन जाएगी वहाँ पर, ठीक। ईंट बनाने हैं तो प्रयुक्त भूमि की आय, ये भी नहीं, क्योंकि ईंट का भट्टा कॉमर्शियल के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। लाख की खेती कर से होने वाली आय, ये भी नहीं आएगी। खड़ी फसल को खरीदने पर होने वाली आय, आपने एक जंगल की खड़ी फसल को खरीद लिया और आपने कह दिया कि मेरी जो इनकम है वो तो कृषि इनकम है, कि मैंने तो फसल बेची है। भाई तुमने उगाई थोड़ी थी है, ठीक है। तालाब में सिंगाड़े उगाने से प्राप्त आय, ये भी नहीं आएगी इसके अंतर्गत। कृषि उपज को संग्रहित करके भंडार के रूप में प्रयुक्त भूमि से आय, ये भी नहीं आएगी। कृषि कार्यों में प्रयोग न किए जाने वाले पशुओं के लिए भूमि पर चारा उगाने से आय, चारा उगाना भी कॉमर्शियल में आ जाएगा यदि आपने वो पशु जो है आपके कृषि के कार्य में नहीं इस्तेमाल होते हैं। भूस्वामी को किराएदार की उपज के विक्रय पर प्राप्त कमीशन, कृषक द्वारा अधिक उत्पादन करने के परिणाम स्वरूप प्राप्त इनाम की राशि, यानी किसान है, किसान ने ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिया उसके बदले उसे इनाम मिला, वो भी नहीं आएगा इसमें। कृषि कार्यों में लगी हुई कंपनी के अंशधारियों को प्राप्त लाभांश, लाभांश तो इंडियन कंपनी के सारे क्या हैं, एग्जेम्प्ट हैं। डेयरी फार्म की आय, नहीं। जमीन की मिट्टी बेचने से आय, बिल्कुल नहीं, ठीक। तो ये थी आपकी क्या कृषि आय कौन सी है, गैर कृषि आय कौन सी है, ठीक है। वैसे तो ये भी क्वेश्चन मेरा अपलोड हुआ हुआ है उस चैनल पर, प्ले लिस्ट में आपको मैं बता ही दूंगा। बाकी आगे देखिए मैं बताता हूँ आपको भत्ते और अनुलाभ में क्या अंतर होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए भत्ते जो होते हैं एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपने नियोक्ता से मूल वेतन के साथ साथ कुछ अन्य नगद प्राप्तियां भी प्राप्त होती हैं, जैसे HRA हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि नकदी के रूप में प्राप्त होने वाली कोई भी सुविधा जो एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता द्वारा दी जा रही है, जैसे पैसा, जो भी भत्तों को अंग्रेजी में बोलते हैं अलाउंस। तो आपने टिफिन अलाउंस सुना होगा, आपने HR यानी हाउस रेंट अलाउंस सुना होगा, आपने ट्रैवलिंग अलाउंस सुना होगा, TA जिसे बोलते हैं, आपने कन्वेंस अलाउंस सुना होगा। यानी इन सब के नियोक्ता क्या करता है, पैसे देता है। जिन सुविधाओं के बदले नगद प्राप्ति यानी कैश में रिसिप्ट में कुछ भी हमें पैसा मिलता है, वो सब क्या कहलाती हैं, भत्ते कहलाते हैं। और भत्ते 3 प्रकार के होते हैं, जो पूरी तरह से कर मुक्त हों, एक ऐसे भत्ते होते हैं, कुछ ऐसे भत्ते होते हैं जो आंशिक रूप से कर मुक्त होते हैं और आंशिक रूप से कर योग्य होते हैं, और कुछ ऐसे भत्ते होते हैं जो टोटली कर योग्य भत्ते होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ लेना है और आपको 5-6 कुछ ऐसे कर मुक्त, कर योग्य, कर आंशिक कर मुक्त भत्तों के बारे में पढ़ के जाना है, उनको लिखना भी आपको पड़ सकता है। अनुलाभ क्या होते हैं, जब किसी कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा नगद रूप में कोई जो है प्रतिफल नहीं दिया जाता है, लेकिन उसको सुविधा दी जाती है, जैसे कार की सुविधा हो गई, माली की सुविधा हो गई, कुक की सुविधा हो गई, तो ये क्या कहलाते हैं, अनुलाभ कहलाते हैं, ठीक है। इनको परक्विसाइट बोलते हैं। 5 परक्विसाइट ऐसे बताने हैं जो कर मुक्त हो, तो ये पढ़ के जाना है आपको। पूंजी लाभ क्या होता है, यानी कैपिटल गेन, कैपिटल गेन क्या होता है, ये आप अच्छे से पढ़ के जाएं। वैसे तो ये भी चैनल पर अपलोड है, लेकिन चलिए इसके विषय में भी आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, पूंजी लाभ क्या होता है, ठीक है। पूंजी लाभ वे समस्त लाभ कर योग्य लाभ होते हैं जो किसी भी गत वर्ष में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण द्वारा प्राप्त होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग होती है, ये भी पूंजी लाभ का ही हिस्सा होता है। शेयर मार्केट भी ये पूंजी लाभ का हिस्सा होता है। पूंजी लाभ शीर्षक में उन्हीं संपत्तियों का हस्तांतरण पर लाभों को शामिल किया जाता है जो व्यापार की परिभाषा में नहीं आती है, यानी जो बिजनेस की परिभाषा में नहीं आती हैं। सपोज कीजिए आपने सोना बेचना शुरू कर दिया,
सोने की दुकान है आपकी, तो दुकान से आप अगर बेच रहे हो तो ये तो बिजनेस हो गया आपका। लेकिन आपके घर की संपत्ति है अगर तब आप बेच रहे हो तो वो पूंजी लाभ कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। एक फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर की बिक्री करने पर जो प्राप्त लाभ होगा वो व्यापार या पैसे से लाभ होगा, ना कि आपके पूंजी लाभ से। यदि वो उसके घर का है फर्नीचर तो वो पूंजी लाभ कहलाएगा। पूंजी लाभ दो तरह के होते हैं, अल्पकालीन पूंजी लाभ और दीर्घकालीन पूंजी लाभ। अल्पकालीन पूंजी लाभ कौन से होते हैं? ऐसे पूंजी लाभ जो 12 महीने से कम अवधि में हमने प्राप्त कर लिए हैं, यानी कि 1 साल से कम कम के समय में हमें प्राप्त होने वाले जो लाभ होते हैं वो पूंजी लाभ अल्पकालीन पूंजी लाभ कहलाते हैं। और जो 1 वर्ष से अधिक और कम से कम 3 वर्ष में जाकर के हमें प्राप्त होते हैं, ऐसे लाभों को हम दीर्घकालीन पूंजी लाभ भी कहते हैं। और जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ में कुछ छूट दी जाती है जिससे हम अपने टैक्स को यानी कर को समायोजित कर सकते हैं, जिसमें धारा आती हैं 54, 54B, 54D, 54EC, 54F, 54G। ये सब धाराएं थोड़ी सी जानकारी के लिए आपको पढ़ लेनी है, इनसे आपको छूट मिल जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए आयकर विभाग के संगठन की व्याख्या कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पढ़ के जाना इसको। आयकर विभाग के संगठन यानी कि कौन कौन से अधिकारी इसमें होते हैं, कॉपी उठा लो, लिख लो, फायदे में रहोगे। तो आयकर जो पदाधिकारी होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मैं भाई बोर्ड पे ज़्यादा लिख तो सकता नहीं हूँ बट आपको बता सकता हूँ, तो आप देखिए फटाफट। इसमें एक होते हैं कार्यकारी पदाधिकारी यानी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज बोलते हैं जिनको, और दूसरे होते हैं आपके न्यायिक पदाधिकारी जिन्हें जुडिशियल अथॉरिटीज बोलते हैं। कार्यकारी पदाधिकारी तो आपके कर वगैरह का जो है निर्धारण करते हैं, जबकि जुडिशियल जो अथॉरिटीज होती हैं जो भी अपील होती हैं, जो भी केसेस होते हैं, जैसे एक व्यक्ति है उसका कहना ये है कि भाई मेरे पे जो कर प्रभार है जो मेरी ओरिजिनल कर प्रभार से ज़्यादा है, तो वहाँ पर केस वगैरह जो होते हैं वो उनको सुनने का काम करते हैं। यानी कि पहले हो गए एग्जीक्यूटिव जिनको कार्यकारी प्रभारी कह दिया जाता है एग्जीक्यूटिव, और दूसरे होते हैं जुडिशियल जुडिशियल ऑफिसर या अथॉरिटीज। ठीक है जी, ये पढ़ने हैं आपको। कौन कौन से पदाधिकारी हैं मैं बोल रहा हूँ, फटाफट नोट कर सकते हो। सबसे पहले तो आता है CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसके बाद आते हैं इसमें महानिदेशक, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रबंध निदेशक, ठीक है जी, महानिदेशक बोल देंगे इसे, प्रधान महानिदेशक आयकर का। इसके बाद आता है आयकर के प्रधान निदेशक, एक हो गया महानिदेशक और एक हो गया प्रिंसिपल कमिश्नर। ठीक है, ये हो गया प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, ये हो गया प्रिंसिपल कमिश्नर। इसके बाद आते हैं डायरेक्टर यानी कि जो निर्देशक होते हैं, निदेशक, डायरेक्टर्स। ठीक है। इसके बाद क्या आते हैं, इसके बाद आते हैं एडिशनल डायरेक्टर यानी अतिरिक्त डायरेक्टर्स जो होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर्स। लिखते रहो भाई आप मेरे साथ तो अच्छे फायदे में रहोगे। एडिशनल डायरेक्टर्स। एडिशनल डायरेक्टर के बाद कौन से आते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर्स। ज्वाइंट डायरेक्टर्स आते हैं। ज्वाइंट डायरेक्टर्स के बाद कौन आते हैं, डिप्टी डायरेक्टर। डिप्टी डायरेक्टर्स। डिप्टी डायरेक्टर के बाद आते हैं आपके डिप्टी कमिश्नर। डिप्टी डायरेक्टर या डिप्टी कमिश्नर भी कह देते हैं इनको। असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी के बाद असिस्टेंट डायरेक्टर, जिनको आप क्या कहेंगे, सहायक निदेशक कहेंगे। और इसके बाद आता है इनकम टैक्स ऑफिसर। इनकम टैक्स ऑफिसर, ये सब IRS रैंक के होते हैं, ये सब टॉप रैंक के। इनकम टैक्स ऑफिसर के बाद आते हैं कर वसूली अधिकारी यानी कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर। टैक्स रिकवरी ऑफिसर। और लास्ट में आता है आयकर निरीक्षक यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर।
इनकम, ये एसएससी वगैरह सीजीएल से जाते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ठीक, तो ये आपको 12 मैंने बताए। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, जुडिशियल अथॉरिटी के अंतर्गत कौन से? प्रिंसिपल, चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर, टैक्स रिकवरी ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। ये हो गए आपके। ठीक, अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स इसमें भी आपको मिलेंगे और डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लिख करके आना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कुछ बहुत ही सरल क्वेश्चन है। पैन कार्ड और आधार कार्ड क्या होते हैं, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है, आप अच्छे से पढ़ लेना। पैन कार्ड का क्वेश्चन तो चैनल पर है। आयकर प्रबंध नियोजन और कर वांछना कर बचाव टिप्पणी क्या है, ये टैक्स प्लानिंग के अंतर्गत मेरा इनकम टैक्स की जो प्लेलिस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा बार देखी जाने वाले वीडियो यही है। लास्ट में आता अर्थदंड, यानी कि जो पेनल्टी है, पेनल्टी क्या है, यानी जुर्माना क्या होता है, इसके विषय में बात करेंगे थोड़ी सी। तो आयकर की परिधि में आने वाला प्रत्येक पदाधिकारी आयकर की परिधि में आने वाले समस्त करदाताओं से यह उम्मीद करता है कि वे आयकर अधिनियम, आयकर से संबंधित नियमों, परिस्थितियों का अनुपालन पूर्ण रूप से करेंगे और उन पर जितना भी कर का प्रभार होगा वो अपने कर का प्रभार जरूर अदा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है या फिर ऐसा करने में उसकी कोई त्रुटि हो जाती है, चाहे वो भूलवश हो या फिर वो जानबूझकर की गई हो, तो ऐसे स्थिति में क्या किया जाता है, उनको इस श्रेणी में लाया जाता है कि वहाँ पर उनको कर की चोरी के रूप में मान लिया जाता है और उन पर क्या किया जाता है, अर्थदंड लगाया जाता है, जिसको आप पेनल्टी कहते हैं। ठीक है, पेनल्टी का क्या मतलब है, अर्थदंड कितनी मात्रा में लगता है ये भी आप जान लीजिए। यदि आयकर प्राधिकारी जो इनकम टैक्स जो ट्रिब्यूनल है, यह निर्णय कर लेता है कि दोषी करदाता एवं पर अर्थदंड लगाना ही है, तो ऐसी दशा में न्यूनतम अर्थदंड तो लगाएगा ही, जितना कि प्रावधान में पूर्व निर्धारित किया गया है, और अर्थदंड की रकम उस दिन की लगाई जाएगी जो नियम का उल्लंघन करने के दिन निर्धारित थी। यानी जिस दिन उसने नियम उल्लंघन किया है उस दिन वाली पेनल्टी उस पर लगाई जाएगी। अर्थदंड लगाने की क्या प्रक्रिया है, करदाता पर अर्थदंड लगाने से पहले उसे अपना पक्ष पूरी तरह से रखने के लिए और सुनने का अवसर दिया जाएगा, यानी कि अपील कर सकता है वो। यदि उसकी बात सही होगी तो उसे कोई पेनल्टी नहीं देनी है, और यदि उसकी बात गलत निकली तो उसे पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक, सजा भी उसे हो सकती है। पेनल्टी, कर के भुगतान न करने पर अर्थदंड, या फिर आय की अल्प रिपोर्टिंग या मिथ्या रिपोर्टिंग करने के लिए अर्थदंड। दो तरह से पेनल्टी लगाई जाती हैं। एक तो अगर आप इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं तब सेक्शन 221, ये आप याद रखेंगे, 221 धारा 221 के अंतर्गत करदाता को कर की मांग का नोटिस प्राप्त होने तथा करदाता द्वारा स्वयं कर निर्धारण करने पर जो कर बनता है उसका भुगतान करने में करदाता यदि चूक करता है तो उससे कर निर्धारण अधिकारी जितना उचित समझते हैं उतना अर्थदंड लगा सकते हैं, किंतु यह रकम कर की रकम से अधिक नहीं होगी। जैसे मान लो आप 10,000 रुपये उस पर टैक्स है और आपने जो है 12,000 रुपये का उस पर जो है पेनल्टी लगा दी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है जी। इसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अल्प रिपोर्टिंग या मिथ्या रिपोर्टिंग, जो गलत सूचना दी गई है उसको कहेंगे आप अंडर सेक्शन 270A में। तो 270A में क्या होगा, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के दौरान निर्देश देता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने अपनी आय के संबंध में अल्प रिपोर्टिंग की है वह इस अल्प रिपोर्टिंग आय पर आयकर के साथ साथ पेनल्टी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। यह अर्थदंड अल्प रिपोर्टिंग आय पर गणना किए गए कर के 50% के बराबर हो सकता है, यानी 50% तक पेनल्टी लगाई जा सकती है। ठीक है, देखिए बहुत सारे इसमें बिंदु हैं, लेकिन मैं पेनल्टी के कुछ बिंदु आपको बता रहा हूँ। नोटिसों के अनुपालन में त्रुटि, खातों का अंकेक्षण करवाने में त्रुटि, खाते व प्रपत्र प्रस्तुत करने में त्रुटि, साक्ष्य प्रस्तुत करने में त्रुटि,
यदि ये सब जो मैं बोल रहा हूँ इनमें से कोई भी त्रुटि होगी तो उसे पेनल्टी देनी होगी। साक्ष्य यदि प्रस्तुत नहीं किए गए तो उसे लगभग प्रत्येक त्रुटि के 10,000 रुपये तक अर्थदंड देना पड़ सकता है। स्वयं कर निर्धारण के अंतर्गत निर्धारित कर तथा ब्याज अथवा दोनों का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से भुगतान न करना। सपोज कीजिए किसी पर 10,000 की टैक्स लायबिलिटी बनती है और वो टैक्स नहीं दे रहा है, तो पहले तो क्या होगा, कुछ समय तक तो उस पर ब्याज लग करके आता रहेगा आता रहेगा आता रहेगा, और वो जब तक नहीं देगा तो उस पर नोटिस आएंगे, नोटिस के बाद उसे देना होगा, पेनल्टी भी भरनी होगी। मांग के नोटिस के अनुसार भुगतान न करना, निर्धारित समय में कर भुगतान में त्रुटि करने के लिए अर्थदंड 221 मैंने आपको इसकी सेक्शन बता दी है, और 270A आपको याद रखना है। ठीक, मेहनत करते रहिए, पढ़िए अच्छे से। इसमें जुर्म और सजाओं का भी प्रावधान है। ठीक है जी, सजाओं का प्रावधान भी है, और ऐसा भी है कि अर्थदंड माफ भी कर दिया जा सकता है। आयुक्त का अधिकार होता है कि वो माफ भी कर सकता है। करदाता ने यदि अपनी इच्छा तथा पूर्ण सद्भावना के साथ कर निर्धारण अधिकारी की जानकारी में आने से पहले ही अपनी छिपाई हुई आय का पूर्ण और सही विवरण प्रस्तुत कर दिया है, तो उस पर जो पेनल्टी है वो माफ कर दी जाएगी। करदाता ने कर निर्धारण के संबंध में की जा रही जांच से पहले ही पूरा सहयोग अगर कर दिया है तो भी उसकी पेनल्टी माफ की जा सकती है। ये सारा का सारा डिपेंड करता है आयुक्त पर, यानी जो पेनल्टी लगा रहे हैं उन पर। ठीक, ये जो पेनल्टी माफ की जा रही है ये सेक्शन 273 के अंतर्गत माफ होती है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें अधिकतम 6 माह की सजा भी हो सकती है। ठीक है, जानबूझकर अर्थदंड व ब्याज आदि से बचने का प्रयास करने पर भी आपको जुर्म या सजा हो सकती है। इसके विषय में आप महत्वपूर्ण बात थोड़ा सा सुन लीजिए क्या, कि कुछ दशाओं में सजा नहीं दिया जाना। कैसे? यदि किसी करदाता को 276A, 276AB या 276B के अंतर्गत सजा नहीं दी जा सकती है यदि वह यह सिद्ध कर दे कि चूक होने का उचित व पर्याप्त कारण था, मतलब कोई कारण था जिससे वो चूक गया, तो उसको सजा नहीं होगी फिर। ठीक, अपराधों के लिए अभियोग चलाने का अधिकार है, यानी कि केस चलता रहेगा। मामलों की सुनवाई, अपराधों की सुनवाई विधि न्यायालय के द्वारा की जाएगी, और अंडर सेक्शन 292 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम श्रेणी के प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के नीचे की कोई अदालत ऐसे अपराधों की सुनवाई नहीं की जा सकती। तो भाई ये सब आपको पढ़ना है, कुछ समय आपका बचा है जिसमें आपको ये तैयारी करनी है, फटाफट अपनी तैयारी कर लीजिए। और यदि आपको किसी भी प्रकार की हमारे द्वारा अपेक्षित हेल्प की ज़रूरत है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर दें उसी टॉपिक पर, अगर पॉसिबल होगा तो आपके लिए वीडियो जरूर बनेगी। थैंक यू सो मच।